Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily editorial analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 डिस्कस करने वाले हैं. दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब से ये साल शुरू हुआ है, पहले हम इसे एज अ बिल डिस्कस कर रहे थे, देन इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. So this bill was passed by the parliament in April this year and this came into force recently. तो इसीलिए दोबारा ये न्यूज़ में आ चुका है. Now ये जो न्यू लॉ है, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करें और समझें, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन. So this new law allows the investigators to collect certain identifiable information of the convicts या फिर किसी और पर्सन के लिए जो आइडेंटिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन किसी पर्सन की हो रही है इन अ क्रिमिनल मैटर. सो फॉर दैट दे कैन नाउ कलेक्ट सर्टेन आइडेंटिफिकेशन, सम इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्विक्ट्स. इसे लेकर ये बिल आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन. बट इससे पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 एंड आर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट रिप्लेस्ड इट. इसने इस 1920 वाले जो एक्ट को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया है. अब हम इसे थोड़ा और एग्जामिन करेंगे. वी विल स्टेप बाय स्टेप सी कि इस एक्ट को लेकर आने की ज़रूरत क्या थी. एंड फॉर दैट फर्स्टली वी हैड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है अबाउट स्लो डिस्पोजल ऑफ केसेस. क्योंकि केसेस बहुत स्लोली डिस्पोज हो रहे हैं एंड देयरफॉर वी आर हैविंग ह्यूज बैकलॉग्स. एंड अगर देखा जाए तो राइट नाउ देयर आर मोर देन 4.4 करोड़ केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी. एंड जो हमारी टेंडेंसी है कि जो हम ये ओवर क्रिमिनलाइज कर देते हैं कंडक्ट को, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द हाई नंबर ऑफ केसेस. एक तो ये मसला है कि जो केसेस हैं वो बहुत स्लोली डिस्पोज हो रहे हैं एंड देयरफॉर देयर इज़ ह्यूज बैकलॉग. फिर जब हम हमारे जस्टिस मैकेनिज्म को देखते हैं तो मोस्टली इट इज़ इनएक्सेसिबल टू द मार्जिनल क्लासेस ऑफ आवर सिटीजन्स, बिकॉज the focus has been upon the institution building rather than the capacity building, जिसकी वजह से अभी भी हमारे जो marginalized classes हैं हमारे citizens की, वहाँ तक जो justice mechanism है it is still mostly inaccessible. Also we see that there is the continuation of the colonial mindset. In certain circles we still see that there is abuse of power by the police itself. तो जो कॉलोनियल माइंडसेट था वो कुछ कुछ सर्कल्स में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है विद द अब्यूजिंग ऑफ पावर बाय द पुलिस. नाउ यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है व्हेन वी डिस्कस दी प्रॉब्लम्स विद आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन है, दिस हैज़ रिमेन द अटोपियन गोल फॉर आवर जुडिशियल सिस्टम टू प्रिवेंट द क्राइम. And this is due to the ineffective community policing mechanism and the situational crime prevention. So ये चीज़ यहाँ पे important हो जाती है. Apart from this, the rehabilitative form of justice has not been focused. जो custodial punishments हैं, they have been seen by the government as more effective measure than the non-custodial punishments. And also they are recommended by various law commissions that we should focus on rehabilitative form of justice. The dearth of reliable state-sponsored data collection, the maintenance and the analysis of system, the mechanism is also needed. And
right now we are seeing that the nature of crimes are changing and the criminal justice system is yet to catch up with the changing nature of the crime. And because of the inefficiencies in the police and the judicial system, we are also having low conviction rate, which is being addressed by the new proposed act. जो नया एक्ट आया है, इससे हमारा जो लो कन्विक्शन रेट है इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हमें ये पता है कि व्हाट आर द इश्यूज विद आवर करंट सिस्टम, हमारा जो करंट जुडिशियल सिस्टम है इसमें क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स हैं, only then we'll be able to address it. So now अगर हम हमारे proposed law की बात करें तो सबसे पहले इसका objective समझते हैं. तो it basically provides the legal sanction for taking the appropriate body measurements. कोई भी person अगर है, they are now required that they will give such measurements. This will make investigation of the crime more efficient, क्योंकि अब जो और भी ज़्यादा जो perspectives हैं, जो measurements हैं, उनको include किया गया है. तो इससे क्या होगा कि जब हमारी crime की जो investigation है वो efficiently हो पाएगी, expeditiously हो पाएगी. This will help in increasing the conviction rate as well. जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि लो कन्विक्शन रेट एक प्रॉब्लम है, तो उसे ये बिल एड्रेस करता है, बिकॉज अब हमारा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होनी शुरू हो जाएगी. देन इसी को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो एक एस्पेक्ट आता है अबाउट द डिटेल्स अबाउट कॉन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन. तो जो पहले हमारा जो एक्ट था, इट परमिटेड द कलेक्शन ऑफ ओनली फिंगर इम्प्रेशन एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशन, कि फिंगर इम्प्रेशन ले सकते हैं और फुटप्रिंट इम्प्रेशन ले सकते हैं. लेकिन अब जो न्यू एक्ट आया है इसमें इस लिस्ट को एक्सपैंड कर दिया गया है. अब इसमें आइरिस एंड रेटिना स्कैन्स इंक्लूड किए गए हैं, पाम प्रिंट इम्प्रेशन, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैम्पल्स, इसमें ब्लड, सीमेन, हेयर सैम्पल्स, स्वैप्स, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड. तो अब जो हमारे पास लिस्ट है मेजरमेंट्स की, हमारे डिटेल्स की, वो इंक्रीज हो गई है. एंड जब हम इसकी कवरेज की बात करते हैं तो ये जो लॉ है दिस विल अप्लाई टू 3 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स. फर्स्ट वन विच आर कन्विक्टेड पर्सन. जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके ऊपर तो ये अप्लाई होगा ही होगा. इसी के साथ साथ अरेस्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स एंड ऑल्सो द पर्सन्स विच आर हेल्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. तो चाहे कन्विक्टेड हो, अरेस्टेड हो, सस्पेक्टेड हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किए गए हों, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. पहले वाले आपके जो लॉ था 1920 का जो लॉ था उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही केसेस में इट वाज अलाउड, बट नाउ इट इंक्लूड्स ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स. अब जब इतना डाटा आया है, कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये डिटेल्स को रिटेन कौन करेगा? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB will store, preserve and टाइम आने पे किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी इस डिटेल को NCRB ही शेयर करेगा. एंड इवन टू शेयर दिस और टू डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स एट द नेशनल लेवल, दिस हैज़ बीन एम्पावर्ड टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. एंड द रिकॉर्ड जो है दिस कैन बी स्टोर अप टू द पीरियड ऑफ 75 ईयर्स. 75 ईयर्स तक इस रिकॉर्ड को स्टोर किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस रिकॉर्ड may be destroyed in some cases. Like suppose the persons those have not been previously convicted or which are released without trial or which are discharged, which are acquitted by the court, which after exhausting all the legal remedies, उनकी जो डिटेल्स है वो रिमूव की जाएंगी, डिस्ट्रॉय की जाएंगी. तो ऐसे केस में जो पुलिस पर्सोनल है अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, दे हैव बीन ऑथराइज्ड कि वो ऐसी मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे. देन इस लॉ के तहत वी सी, तो देयर इज रेजिस्टेंस इन गिविंग डिटेल. Suppose somebody is resisting, refusing to give details, this will be considered as an offence under the IPC, Indian Penal Code. तो डिटेल्स देनी होंगी.
यहाँ पे एनसीआरबी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे एक्ट में, बिकॉज जब हम एनसीआरबी के फंक्शंस देखते हैं तो इंक्लूड्स to collect the detail about the person which is covered under the bill from the state governments and UTs. कोई किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास भी अगर डिटेल है तो वो भी एनसीआरबी को कलेक्ट करनी होगी. Then NCRB has to store and destroy the details about a specific person at a national level. फिर जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उन डिटेल्स के साथ उसको प्रोसेस करना होगा. देन आगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना होगा. तो यहाँ पे एनसीआरबी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रूल मेकिंग पावर है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की गई है इनटू द स्टेट गवर्नमेंट्स. बिल ने इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सटेंड किया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से इसको डिटेल्स को कलेक्ट किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, डिसेमिनेशन, डिस्पोजल, इन सब को एनसीआरबी कैसे करे, कैसे ये सारी चीज़ें करें. दिस पावर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो रूल मेकिंग पावर दोनों के पास है. एंड में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं, वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि चेंज हुए हैं, कि जो हमारा न्यू लॉ आया है ये 1920 के एक्ट से कैसे डिफरेंट है. तो मेजर 3 चीज़ें हैं जो इनको आपस में डिफरेंट बनाती हैं. सबसे पहले अगर हम डाटा की बात करें, सो डाटा जो अलाउड था पहले जो आप ले सकते थे, तो 1920 के एक्ट के थ्रू सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स आप कलेक्ट कर सकते थे. लेकिन अब जो 2022 जो हमारा लॉ आया है, जो बिल के थ्रू चेंजेस हुए हैं, इसमें बायोलॉजिकल सैम्पल्स भी आ गए हैं. उनके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, कैसे सिग्नेचर करते हैं, कैसे हैंड राइटिंग करते हैं. एंड आपके CRPC के अंडर ब्लड, सीमेन, हेयर सैंपल, स्वैप, DNA प्रोफाइलिंग, ये सब अलाउड है. पहले 1920 के एक्ट में सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स ही आप ले सकते थे. तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पे आया है इन टर्म्स ऑफ द डाटा विच वाज कलेक्टेड. फिर नेक्स्ट है कि फ्रॉम द पर्सन हुज डाटा में बी कलेक्टेड. तो पहले क्या था कि those people who are convicted or those who are arrested for the offence which is punishable with rigorous punishment of 1 year or more. कम से कम 1 year or more rigorous imprisonment जिनको मिली है, ऐसे convict, ऐसे arrest persons का ही आप fingerprint, footprint impression ले सकते थे. और the person who has ordered to give security for good behavior or maintaining peace. The magistrate may order in other cases like the collection from any arrested person, जिससे कि criminal investigation में aid हो. तो ऐसे केस में magistrate के order से होता था. लेकिन अगर हम हमारे करंट बिल की बात करें तो अब चाहे कोई convicted है, कोई arrested है for any offence, their biological sample may be taken from only the person who is arrested. अगर कोई ऐसा offence किया which is against the women and child, or the offence that can have the punishment of minimum of 7 years or imprisonment. जो persons preventive detention law के तहत भी जिनको डिटेन किया गया है उनकी भी डिटेल्स लिए जा सकते हैं. and on the order of magistrate from any person, not just the arrested person, सिर्फ arrested person नहीं, किसी भी person का मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है. पहले वाले एक्ट में था कि वो लोग जो कि अरेस्टेड हैं उनको मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन अब फ्रॉम एनी पर्सन यू कैन कलेक्ट दीज डिटेल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. इसके अलावा द पर्सन हु रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, कौन कौन ले सकता है डायरेक्टली? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, or the rank of सब इंस्पेक्टर और above, और the magistrate. लेकिन करंट हमारा जो एक्ट है इसमें चाहे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर, रैंक ऑफ द हेड कांस्टेबल एंड अबव, ऑल्सो जो हेड वार्डर प्रिजन है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, in case the personnel required to maintain good behavior of peace, the executive magistrate as well.
तो जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे, जो स्कोप है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। नाउ इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट आर व्हाट आर द कंसर्न्स दैट आर एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट इट। पहले इस बिल के अगेंस्ट आया, अब इस लॉ के अगेंस्ट। पहली चीज़ आती है लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि जो स्टेटमेंट को जो ऑब्जेक्ट किया जाता है, इट सेज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स फॉर कॉन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन्स, बट द पर्सन अदर पर्सन इज नॉट डिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया गया है। वी कैन ऑल्सो सी दैट दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज this bill implied for the use of force in the collection of biological information, and this can lead to narco-analysis, this can lead to brain mapping, which is considered as the violation of Article 20 Clause 3, which is right against self-incrimination. There are also concerns that this law may violate the right to privacy under Article 21. So one aspect is that this comes as a conflict with the fundamental rights. Then there is possibility of judicial scrutiny. See, the objective of the law says that it will increase the conviction rates. This is one of its aim. So now the court have to look into whether this can be legitimate aim, or if one side you are outweighing the rights of the citizen, and on the other side you're doing this to increase the conviction rate. So is this a legitimate aim? There is a possibility of judicial scrutiny for that. Then given the policy, see, when you talk about police is a state subject. So there are still federal challenges, because it remains to be seen that there are some states which will refuse to share the information. Right? Also there is fear of mass surveillance. जो proposed bill है, it will bring a legal framework for police surveillance, it will use technology, and experts fear that this could be expanded or this could be misused, because this bill empowered to collect the sample even from the protesters who were engaged in political protest. So there is fear of mass surveillance, which is an issue with this particular law. अब इस पूरी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया है कि जो रूल्स हैं, दे आर बेसिकली द सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी मिस यूज़ ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस। कोई बायोलॉजिकल सैम्पल का मिस यूज़ नहीं होगा। दे विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड विद द सेफ्टी ऑफ द डाटा। इसे लेकर इवन आवर होम मिनिस्टर अमित शाह ऑल्सो डिफेंडेड द बिल। दे सेड दैट दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड सो दैट पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, they are 2 steps ahead of the criminal, not 2 steps behind. So this is the security, the safeguard, this has been assured by the government here. So what is the way ahead? There is need to exercise restraint. देखिए, ये sensitive personal information है जिसे collect किया जा रहा है, फिर store किया जा रहा है, फिर काफ़ी देर तक preserve किया जा रहा है, और आप इसको share भी कर सकते हैं. This must be relevant and limited for the purpose for which such information is collected and stored. सिर्फ और सिर्फ उस purpose के लिए इसे use किया जाए, not for other. And also we need the data protection law, क्योंकि जो ऐसे provisions हैं, they are in this you're relying on data collection, then you will be storing the data, there is preservation of data, sharing of data, dissemination of sensitive personal information. All of this should be introduced once we have a data protection law, because अगर हमारे पास एक data protection law in place होगा, we'll be ready to deal with the potential breaches. So now it is the responsibility of each organ of the government to protect the autonomy of every individual. So for that we need the data protection law. सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस बार जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके एम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर ये जो हमारा लॉ आया है इसका एम क्या है, हम ये पुराने लॉ से कैसे डिफरेंट है, देन व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट इट,
और हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ रिस्ट्रेंट हमें यहाँ पे लगाने होंगे कि जिस पर्पस के लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसी पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाए, एंड ऑल्सो विल नीड दी डाटा प्रोटेक्शन लॉ. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I will see you all in my next one. Thank you so much.